कौन सा ऐसा शख्स है जो मोहब्बत नहीं करता। मैं आशिक था मगर मुझे ISI एजेंट बना दिया। अगर पाकिस्तान की लड़की से मोहब्बत नहीं करता तो कोई जुर्म नहीं था। खबर होती तेरी जुदाई की तेरे दीदार से पहले, खुदा से मौत मांग लेते तेरे प्यार से पहले। एक आवाज सरहद के उस पार की थी और एक आवाज सरहद के इस पार की। दोनों ने आवाज को प्यार से आवाज दी तो दिलों की सरहदों की तमाम लकीरें मिट गईं। प्यार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, किसी को नहीं मालूम। फिर ये सरहदों को कहां मानने वाला था, नहीं माना और बस यही प्यार खता कर बैठा। कमबख्त, वो दिल और मुल्क की सरहदों को एक मान बैठा। अंजाम ये हुआ कि उसकी जिंदगी के बेशकीमती 11.5 साल उससे छीन लिए। अगर किसी की मोहब्बत किसी की तोहमत बना दी जाए, किसी के प्यार में देश से गद्दारी का रंग घोल दिया जाए और फिर पूरे 11.5 साल तक वो आशिक की बजाय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे कैद रहे, तो वो क्या, उसका पूरा खानदान मोहब्बत को जुर्म मान बैठेगा। रामपुर के जावेद उर्फ गुड्डू की कहानी बस यही है। कहानी उन 11.5 सालों की जो बिना किसी कसूर के उसने जेल की 4 दीवारी में काटे। वो 11.5 साल जो उसे कोई भी लौटा नहीं पाएगा। रामपुर कोसी नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर। जी हाँ, जावेद उर्फ गुड्डू की कहानी इसी शहर से शुरू होती है। वही शहर जिसे रामपुरी चाकू ने इतनी शोहरत बख्शी कि यह शहर हिंदुस्तान के नक्शे पर खास हो गया। पर जावेद की जिंदगी में तब तक ऐसा कुछ भी खास नहीं था। एक आम गरीब घर में पैदा हुआ जावेद स्कूल बीच में ही छोड़कर टीवी मैकेनिक का काम सीख रहा था। शहर के अस्तबल रोड के सराय शहादत यार खान मोहल्ले की तंग घुमावदार गली में जावेद अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रह रहा था। पूरा परिवार खुश था। उस वक्त जावेद की उम्र करीब 18 साल थी। वो अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए गुड्डू था। तभी 1999 में जावेद की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। अपनी माँ को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने अपने भाई बहन के साथ वो पहली बार कराची, पाकिस्तान जाने वाला था। जावेद की माँ के रिश्तेदार कराची में ही रहते हैं। तो मेरी वालिदा अक्सर मुझसे कहती थी मुझे तुम पाकिस्तान ले चलो। तब तक मेरे दिल में इतनी आरज़ू नहीं थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं, मगर जब उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर ला के दिए वहाँ की रिश्तेदारों के अपने, और मैंने जब कॉल करी तो मेरी वहाँ एक लड़की से ही बात हुई सीधी। और जब मेरी उस लड़की से बात हुई तो आवाज़ सुन के ही मतलब एक दिल में उमंग, एक हसरत उसको देखने की, उससे मिलने की जाग उठी। तो इसलिए लड़की कौन थी? वो हमारी जो मदर हैं उनकी फूफू की लड़की थी। तो इस करके ये बच्चा इनको ले गया माँ को। मर ले जाना ये था कि ये 2-2.5 महीने के बाद वापस आए। वहाँ इनको हमारी जो ससुर थे उनकी लड़की थी, यानी साली हमारी, वो इनका उससे कुछ सेटिंग हो गई। उस सेटिंग ने
ये हुआ कि ये वहाँ से जब वापस आए तो फिर दोबारा चले गए उसको देखने के खर्च से। जब ये दोबारा गए और फिर वहाँ से आए तो इन्होंने मोबाइल पे फ़ोन पे बात करना शुरू कर। 1999 में भारत पाक के रिश्तों में पूरी तरह से कड़वाहट भर गई थी। साल की शुरुआत से ही दोनों मुल्कों की सीमाओं पर तनाव बढ़ गया था। पाक में बैठे आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से लगातार भारत में घुसपैठ कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना सियाचिन पर कब्जे की साजिश कर रही थी और इसी माहौल में जावेद अपने परिवार के साथ कराची जाने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान जाने से पहले जावेद की कराची में अपनी मां के रिश्तेदार के घर कई बार फोन पर बातचीत होती है और इसी दौरान उसी फोन पर एक आवाज सुनकर उसे उस आवाज से मोहब्बत हो जाती है। वो आवाज कराची में रहने वाली जावेद की दूर की रिश्तेदार मुबीना उर्फ गुड़िया की थी। तो सिर्फ आवाज से किसी को देखने की कैसे हो? एक आवाज़ से लगे कि कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ है। आवाज में कशिश थी जी। फिर क्या था कि दिलचस्पी फिर मुझे ही बढ़ गई पाकिस्तान ज़्यादा जाने की। हमेशा ये सोचता करता था कि जिस लड़की से मेरी फ़ोन पे बात हुई है आखिर वो बड़ी है, छोटी है, लंगड़ी है, देखने में कैसी है। ये एक उमंग थी कि कम से कम दिल को ये देख के दिल को ये मुतमईन कर लूँ कि आखिर ये लड़की क्या है। गुड़िया की मोहब्बत में अब गुड्डू यानी जावेद पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका था। वो बस किसी भी तरह जल्द से जल्द उसके पास पाकिस्तान पहुंचना चाहता था। वीजा की सारी कवायद पूरी करने के बाद आखिरकार फरवरी 1999 में जावेद का इंतजार खत्म होता है और वो कराची पहुंच जाता है। जो आवाज अब तक उसके कानों में हर पल गूंजा करती थी, अब उसी से पहली बार उसका आमना सामना होना था। और फिर कराची पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद वो घड़ी भी आ गई। वो कॉलेज साइन थी, मैं बैठा हुआ था। मैं उनके मकान पर 8 बजे दाखिल हो चुका था सुबह में। वो कॉलेज गई थी 7:30 बजे की। जब वो 12:30 बजे कॉलेज से आई तो तब मेरा पहली मुलाकात हुई, हाय हेलो हुआ। बस उसी वक्त देख के ये आरज़ू थी कि अब तो आप दोनों को लग गया था कि जो जिससे फ़ोन पे बात करते हैं यही है वो दोनों? मुझे वहाँ पर फ़ौरन नाम से सब पता चल गया था कि एक हमारी वालदे की फुप्पो थी, उन्होंने बताया कि मेरी एक लड़की कॉलेज गई हुई, उसका नाम मुबीना और गुड़िया है। अब वो मुझे फ़ोन पे पहले ही बता चुकी थी कि मेरा नाम मुबीना है, आप आएँ पाकिस्तान, मोस्ट वेलकम, पहले ही कह चुकी थी मुझसे। मोहब्बत भरी तमाम कस्मे वादों के बीच गुड्डू यानी जावेद 2.5 महीने बाद हिंदुस्तान लौट आता है। मगर गुड्डू और गुड़िया की प्रेम कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि और परवान चढ़ने लगती है। खतो किताबत और फिर फोन पर बातचीत का नया सिलसिला चल पड़ता है। किसी दिन कभी कभी मैं सुबह मॉर्निंग में कर दिया करता था। आँख खुलती थी तो ये उम्मीद पे खुलती थी कि तुरंत आवाज़ सुन लूँ। कभी 2 कॉलें हो गई, कभी 4। काफ़ी महंगी कॉल हुआ करती थी उस वक्त में, तो रोज़ कभी 1-2 बार तो 3 करना ही करना होती थी कॉलें। कभी कभी इत्तेफाक से 1-2 दिन बीच में गैप हो जाया करता था, नहीं मुश्किल है, कर दिया करता था कॉल। क्यों कॉल क्यों करते थे? बात करने के लिए। तो ये 2 साल तक का जो कॉल चला, कितने पैसे लुटा दिए होंगे आपने? मैंने जितना कमाया वो सब इसी में गया। फोन पे शाम तक जो कमाया वो दे दिया। फोन के अलावा दोनों एक दूसरे को मोहब्बत भरे खत लिखने लगे, पर गुड्डू को उर्दू नहीं आती थी और गुड़िया को हिंदी। लिहाजा जावेद ने अपने 2 दोस्तों ताज मोहम्मद और मकसूद से मदद मांगी। वो दोनों न सिर्फ उसके लिए गुड़िया को उर्दू में खत लिखते, बल्कि गुड़िया का उर्दू में लिखा खत भी पढ़कर सुनाते। इसी बीच 2001 में खास गुड़िया से मिलने गुड्डू दोबारा कराची जाता है। वो गुड़िया से वादा करता है कि जल्द ही उससे शादी कर वो उसे हिंदुस्तान ले आएगा। दोनों के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। गुड़िया से शादी का वादा कर गुड्डू वापस रामपुर लौट आए। अब भी सब कुछ ठीक था, पर तभी 13 अगस्त 2002 को
वो होता है जो न सिर्फ गुड्डू यानी जावेद और उसके घर वालों बल्कि पूरे रामपुर शहर को चौंका देता है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम जावेद और उसके 2 दोस्तों ताज मोहम्मद और मकसूद को रामपुर से उठा लेती है। उस वक्त जावेद टीवी मरम्मत की दुकान पर ही था। तभी कुछ लोग टीवी ठीक कराने के नाम पर उसके पास आते हैं। मैं 9:30 बजे दुकान पे चला जाता हूँ, रोज़मर्रा की तरह जैसे रोज़ जाता था। एक सादे कपड़ों में शख्स आ जाते हैं और वो अपना सिर्फ टीवी ख़राब बताते हैं मुझे और ले जाने की मेरे से जिद कर लेते हैं कि आपको मेरे साथ चलना है। मैं उनके साथ चल देता हूँ। साइकिल खड़ी हुई थी मेरी दुकान पे, कारीगर आता है उसकी, वो मुझे साइकिल पे बिठा के ले गए। थोड़ी दूर साइकिल से चले होंगे कि अचानक से एक टाटा सूमो आती है और मुझे कितनी तेज़ी से उस गाड़ी में डाल लिया था मुझे खुद नहीं पता चला। जब मैं गाड़ी में होश लेता हूँ थोड़ा सा कि मैं कहाँ गया, तो देखता हूँ कि पीछे वो आदमी जो मुझे दुकान से लेके चला, बाकी और आदमी थे उसमें। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों पकड़ लिया, आपने मुझे कहाँ लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप बैठे रहो, बाद में बताएंगे आपको। थोड़ा आगे जाके वो किसी से मालूम करा कि दिल्ली रोड किधर को जाएगा। बताया उनको किसी ने रास्ते की राहगीर ने कि फला इधर को जाएगा रोड। उसके बाद वो मुझे लेके चल दिए। रास्ते पर पूछताछ करते गए, जामा तलाशी कर ली, जो जेब में मेरे पैसे वगैरह थे सब कुछ निकाल लिया उन्होंने। और उसके बाद वो मुझे गोपनीय जगह पे ले गए। मुझे नहीं मालूम कहाँ ले गए। यह खबर जावेद के घर वालों पर बम की तरह गिरती है। वो तो अब तक यही सोच रहे थे कि जावेद को किसी ने अगवा कर लिया है। तो 12 को हमने जाके टेलीग्राम दे दिया DIG पुलिस मुरादाबाद। जब हमने 12 को टेलीग्राम दिया तो ये लोग 13 तारीख को 7 बजे हाजिर हुए उसको लड़के को लेके। वो मुझे मारते रहे, पीटते रहे, मार इस तरह से देते रहे जैसे कि मौत दे रहे हैं वो इंसान को। कभी कभी मार भी इंसान की नहीं ऐसी होती है कि वो जिंदा मौत नजर आती है। वही मेरा हशर करा उन्होंने 3 दिन तक। जावेद की गिरफ्तारी की खबर उसके घर वालों के साथ साथ पूरे रामपुर को चौंका देती है। बाद में पता चलता है कि यह पूरा ऑपरेशन यूपी एसटीएफ की टीम ने किया था। एसटीएफ पूरे 3 दिन तक जावेद को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है पर उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाती। फिर 3 दिन बाद एसटीएफ की तरफ से जावेद के खिलाफ देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग समेत कई मामले दर्ज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एसटीएफ ने जावेद के पास से हाथ से बना बरेली छावनी का एक नक्शा भी बरामदगी के तौर पर पेश किया और ये दावा किया कि उसने ये नक्शा पाकिस्तान में फैक्स किया था। जावेद पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उसने ख़तों में कोड वर्ड के ज़रिए पाकिस्तान में मैसेज भेजे हैं। जब वो कराची कॉल कर रहा था तो पुलिस ने उन कॉल के डिटेल भी सबूत के तौर पर पेश किए। दरअसल जावेद के फंसने की 2 अहम वजह थी। पहला, रामपुर से लगातार कराची कॉल और दूसरा, उर्दू में लिखा लव लेटर। पाकिस्तान से आने या पाकिस्तान को जाने वाली हर कॉल या खत पर खुफिया एजेंसियों की नजरें होती हैं। लिहाजा जावेद भी नजर में आ गया और जिस कोडवर्ड का पुलिस ने जिक्र किया था, जानते हैं वो क्या था? J और M। जावेद या मुबीना अपने हर खत में एक दूसरे का नाम JM लिखते थे। J यानी जावेद और M यानी मुबीना। पर इस JM को पुलिस ने खतरनाक कोडवर्ड करार दे दिया। मोहब्बत में लिखे खत आतंक की खुफिया जुबान बन जाएंगे, ये जावेद ने कभी सोचा न था। सरहद पार की जिस आवाज से उसे मोहब्बत हो गई थी, उस आवाज को कानों तक पहुंचाने वाले फोन उसे आशिक से एजेंट बना देंगे, ये भी अंदाजा नहीं था उसको। ये तो अभी जावेद के लिए बदनसीबी की एक शुरुआत ही थी। गिरफ्तारी के 1.5 महीने बाद जावेद के खिलाफ एक और संगीन धारा जड़ दी गई। उस पे पोटा तामील कर दिया गया, वो कानून जो एनडीए सरकार ने 2002 में बनाया था, जो जांच एजेंसियों को बेपनाह अधिकार देता था। पोटा लगने के बाद जावेद का केस रामपुर से मुरादाबाद कोर्ट ट्रांसफर हो गया। अब हर पेशी पर पूरा परिवार रामपुर से मुरादाबाद जाता। घर में कमाने वाला बस एक बूढ़ा बाप और अदालत में तारीख पर तारीख। इन तारीखों ने पूरे घर को तोड़कर रख दिया। जितनी तकलीफें उठाई हैं, जितनी परेशानियां उठाई हैं, उसका मुझे इतना गम नहीं है, मगर जो मेरे साथ में 11.5 साल उन्हीं तकलीफ़ों में साथ भाई, मेरे बहन भाई, माँ बाप, तो वो
सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात आज भी मेरे लिए। वक्त बीतता जा रहा था, पर रिहाई की उम्मीदें कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। उधर दूसरी तरफ सरहद पार की जिस मोहब्बत की वजह से जावेद आशिक से एजेंट बना था, वो मोहब्बत भी उससे दूर होती गई। पहली बात तो अगर वो पूछते भी तो हमारे घर से कोई उनको जवाब ना जाता, क्योंकि मेरे माँ बाप का कहना ये है कि उस लड़की की वजह से, वो लड़की गलत नहीं है, मगर उसकी वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से बेटा तुमने 11.5 साल गुजारे, तो इसलिए वो माँ बाप वहाँ का नाम लेना पसंद नहीं करते। इधर रुक रुक कर केस की कार्रवाई जारी थी। जावेद और उसके साथियों के पास से जो डायरी और नक्शा मिला था, उसकी जांच से साबित हो गया कि हैंडराइटिंग जावेद की नहीं है। पाकिस्तान के जिन फोन नंबरों का हवाला देकर जावेद को आईएसआई एजेंट बताया गया, वो सारे नंबर भी पाकिस्तान में आम लोगों के निकले, जिनमें से एक नंबर जाहिर है मुबीना के घर का था। ऐसा कोई और सबूत भी पुलिस अदालत में पेश नहीं कर सकी जो जावेद को गुनहगार ठहरा सकती। ये जो कहते हैं कि साहब ये फैक्स और ये लेटर और चिट्ठी और मैप, इनके लिए ये किसके बनाए हुए हैं? इन तीनों के हैंड राइटिंग लिए गए, एक बार नहीं 3 बार लिए गए, मगर तीनों बार हैंड राइटिंग का मिलान नहीं हो पाया। 2 ही चीज़ें इसमें थी, इसके अलावा तीसरी एविडेंस इनके खिलाफ कोई नहीं थी, और दोनों एविडेंस किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया। लिहाजा अदालत ने पूरे केस को नो एविडेंस केस करार देते हुए 18 जनवरी 2014 को जावेद को रिहा कर दिया। पर इस रिहाई से पहले जावेद को 11.5 लंबे साल जेल में बिताने पड़े। हाँ, ये अफसोस है कि आज बेगुनाह 11.5 साल के बाद में हुआ, बेगुनाह साबित हुआ। अगर इसका जजमेंट 2 साल में अंडर ट्रायल हो जाता तो मेरी ज़िंदगी के जो 9 साल बर्बाद हुए ये ना होते। आज ये ना तो मुझे कोई 9 साल 11.5 साल लुटा सकता, ना इसकी कोई भरपाई कर पाएगा। इस केस के बारे में हमने यूपी पुलिस से बात करने की तमाम कोशिश की, पर पुलिस ने हमसे बात करने से मना कर दिया। यूपी एसटीएफ की बेपरवाही के बाद जावेद ने अपनी जिंदगी के 11.5 साल तमाम जेलों में गुजार दिए, लेकिन उसकी रिहाई के बाद यूपी पुलिस का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। बेशक प्रदेश सरकार बेगुनाहों के रिहैबिलिटेशन की तमाम बातें करे, लेकिन हकीकत के धरातल पर सच्चाई कुछ और है। बेशक जावेद अब आजाद है, उसे रिहाई मिल चुकी है, पर उसकी जिंदगी के वो अनमोल 11.5 साल क्या कोई उसे लौटा पाएगा? वो बीता हुआ वक्त उसे कोई दे पाएगा? शायद नहीं, कभी नहीं। जेल की सख्त दीवारों के पीछे 11.5 साल गुजारने के बाद भी जावेद अपनी गुड़िया को नहीं भूला है। वो उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है, पर हाँ, अब पाकिस्तान जाने की उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने तय किया है कि वो अब कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा, कभी नहीं। यहां तक कि अब फोन पर भी वो उसकी आवाज नहीं सुनेगा। अब हिम्मत नहीं रही जाने की, हिम्मत टूट चुकी है, ना फोन करने का सोचा है।